हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर स्वागत है। प्यारे दोस्तों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 की परीक्षा की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए मैं गणित का प्रैक्टिस सेट जो है डेली प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो इसी क्रम में यानी कि एसएससी जीडी परीक्षा 2022 के प्रैक्टिस सेट के क्रम में ये हमारा जो होगा पहला प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी गणित के तैयारी कर रहे हैं तो वो उनके लिए प्रैक्टिस सेट जो है रामबाण सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस प्रैक्टिस सेट में एसएससी जीडी के सिलेबस को देखते हुए जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे जो है रखने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट डेली आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, देखेंगे, इसको समझेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। हाँ, यह है कि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ये केवल प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आप लोगों को जो है गणित का एसएससी जीडी के सिलेबस के अनुरूप जो गणित का कोर्स होगा वो भी कंप्लीट कराता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए कि आज का पहला प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर नहीं है। यानी कि हमसे ये पूछा है कि ये जो नंबर दे रखे हैं 1 2 3 -4 इसमें कौन जो है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या, इसके सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर जिन्हें हम धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर वो होते हैं यानी कि प्राकृतिक संख्या वो होती है, सीधी याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं। ठीक है, जैसे अब 0 है तो 0 वस्तु का गिनने के काम नहीं आता, तो ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। बाकी माइनस में जितनी भी संख्याएं हैं वो किसी भी वस्तु को गिनने के काम में नहीं आती हैं। तो इसलिए जितनी भी नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। केवल वही संख्या प्राकृतिक संख्या है जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक। तो इस तरीके से जो धनात्मक पूर्ण संख्याएं होती हैं वही जो है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला जो निम्न में कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो 1 2 3 यानी कि ये भी धन पूर्णांक संख्या है, ये भी धन पूर्णांक संख्या है, ये भी धन पूर्णांक, ये भी वस्तुओं को गिनने के काम आती है, ये भी वस्तुओं को गिनने के काम आती है, ये भी। लेकिन -4 जो है वो वस्तुओं को गिनने के काम में नहीं आता है। दूसरी बात, ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है, और नेगेटिव इंटीजर्स कोई भी हुआ वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। तो इसका मतलब है यही वाला ऑप्शन हमारा जो है सही होगा, बाकी ये ऑप्शन जो है सही नहीं है, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो नहीं कौन सी है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। निम्न में कौन पूर्ण संख्या, निम्न में कौन पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। तो निम्न में कौन पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स में शामिल नहीं है। यानी कि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं जितनी भी होती हैं उनका जो ग्रुप होता है उसमें कौन सा नंबर है इन चारों में वो शामिल नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम पता करेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं वो होती हैं, देखिए नेचुरल नंबर जो होते हैं, अभी मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं जो गिनने के काम आती हैं, 1 2 3 4 और अनंत तक। अनंत तक जितने भी हैं ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। यानी कि जितने भी हैं 1 से लेकर अनंत तक वो सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर इसी में हम अगर 0 को भी शामिल कर दें, अगर हम 0 को भी शामिल कर दें तो ये होल नंबर कहलाते हैं। ये पूरा ग्रुप जो है 0 से और 0 प्लस
यानी कि जीरो को अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर दें तो जीरो और प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर जो नंबर का पूरा ग्रुप तैयार हुआ है उसी को हम पूर्ण संख्या यानी कि वूल नंबर कहते हैं। तो इन्होंने भी यही पूछा है कि निम्न में कौन पूर्ण संख्या यानी कि वूल नंबर शामिल नहीं है। तो देखिए जीरो ये भी वूल नंबर में शामिल है, एक भी शामिल है, 2 भी शामिल है, केवल ऋणात्मक संख्या जो है वूल नंबर में शामिल नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी जो है सही होगा। ठीक है, क्योंकि केवल ऋणात्मक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या यानी कि वूल नंबर में शामिल नहीं होता है। इसमें बाकी जीरो भी शामिल होता है, 1 भी 2 भी, यानी कि जीरो और प्लस प्राकृतिक संख्या 2 सभी मिलकर जो है जो ग्रुप तैयार होता है इसी को हम वूल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्याओं में जीरो से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है कि निम्न में कौन सबसे बड़ी संख्या है। यानी कि हमको माइनस में 4 संख्या दे दी है, -50, -100, -18, -1। अब इन चारों में हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है। ठीक है, तो देखिए माइनस में क्या होता है, अगर इनके आगे हम माइनस का चिन्ह हटा दें तो ये सब प्लस की हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो प्लस की संख्याओं में क्या नियम होता है कि जो संख्या दिखने में सबसे बड़ी होती है वो सबसे बड़ी होती है, दिखने में जो छोटी होती है वो छोटी होती है। अगर मैं माइनस का चिन्ह थोड़ी देर के लिए हटा दूं, यहाँ से थोड़ी देर के लिए माइनस हटा दूं तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई देगी, 100 देगी, और सबसे छोटी कौन सी दिखाई देगी, 1 देगी। लेकिन माइनस की संख्याओं में उल्टा होता है, माइनस की संख्याओं में जो दिखने में सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, और जो दिखने में सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो हमसे सबसे बड़ी पूछी है, तो ये इसमें सबसे बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी हमको दिखने में, केवल दिखने में सबसे बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है, 100। लेकिन ये होगी हमारी सबसे छोटी संख्या, ये कौन सी होगी, सबसे छोटी। इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी ये होगी, सबसे छोटी। और हमसे पूछा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, जो दिखने में सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 1। सॉरी, सबसे बड़ी कौन सी होगी, -1। तो -1 जो है इन चारों में सबसे बड़ी संख्या होगी, और -100 जो है इन चारों में सबसे छोटी संख्या होगी। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सबसे बड़ी संख्या है, तो -1 सबसे बड़ी संख्या है इन चारों में। ठीक है, सबसे बड़ी। ठीक, तो ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चौथा सवाल देखते हैं कि पूर्णांक यानी कि इंटीगर्स कहलाते हैं। यानी कि पूर्णांक यानी कि इंटीगर्स कौन कौन से नंबर होते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है सभी धनात्मक संख्याएं। सभी धनात्मक संख्याओं का मतलब 1, 2, 3, 4 और आगे इन्फिनेटिव तक। पहला ऑप्शन क्या है, इन्होंने हमसे पूछा कि पूर्णांक इंटीगर्स कहलाते हैं, यानी कि कौन कौन से नंबर पूर्णांक इंटीगर्स कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि सभी धनात्मक संख्याएं, यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। दूसरा ऑप्शन क्या है, शून्य सहित धनात्मक संख्याएं। शून्य सहित धनात्मक संख्याओं का मतलब इसमें 0 और लगा दो, 0, 1, 2, 3 आगे इन्फिनेटिव तक। अब मैंने 0 को भी शामिल कर लिया, तो क्या ये तो इंटीगर्स। तो दूसरा ऑप्शन है शून्य सहित धनात्मक संख्याएं। तीसरा है सभी ऋणात्मक संख्याएं। अब हम सभी ऋणात्मक संख्याएं लिख लेंगे, माइनस इन्फिनेटिव से आगे से लेकर -4, -3, -2, -1। ठीक है, आगे तो फिर 0 आ जाएगा। तो बस, तो सारी जो है ऋणात्मक संख्याएं कहा इन्होंने। दूसरे ऑप्शन डी में क्या कह दिया कि शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। यानी कि कहने का मतलब यह है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पूर्णांक इंटीगर्स कहलाते हैं। क्या पूर्णांक केवल धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं? क्या केवल सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं? ये चलो ये नहीं है, तो शून्य सहित धनात्मक संख्याएं क्या पूर्णांक है, या क्या सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं? तो हमारे ये तीनों ही ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं, केवल सभी धनात्मक संख्याएं
पूर्णांक नहीं है, शून्य सहित धनात्मक संख्या पूर्णांक नहीं है, सभी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक नहीं है। इसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक होती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन ऑप्शन जहां जिस तरीके से ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन के अनुसार ये वाला अधूरा उत्तर है, ये वाला जो है अधूरा उत्तर है। इसका अगर मैंने यहाँ पर कांटा लगा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये बात भी सही है, लेकिन अधूरा उत्तर है। शून्य सहित धनात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये भी सही है, लेकिन ये भी अधूरी डेफिनेशन है। ठीक है, सभी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक होती हैं, ये भी सही है, सभी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक होती हैं, लेकिन ये भी अधूरी है। हमें तो पूरी डेफिनेशन बतानी है कि पूर्णांक कौन कौन से नंबर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि शून्य सहित सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्या पूर्णांक होती हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि शून्य माइनस इन्फिनेटिव से लेकर चलेंगे तो -3, -2, -1 के बाद 0 आएगा, फिर 1, 2, 3 और आगे इन्फिनेटिव, यानी कि माइनस इन्फिनेटिव से सारी ऋणात्मक संख्याएं 0 और सारी धनात्मक संख्याएं ये सब मिलकर जो है ये क्या कहलाता है, पूर्णांक यानी कि इंटीग्रल्स कहलाते हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीग्रल्स कहलाते हैं। ठीक, तो अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक यानी कि इंटीग्रल्स कौन कौन से नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं 5वां सवाल और 6वां सवाल। ठीक, 5वां सवाल क्या है कि निम्न में सम संख्या यानी कि इवन नंबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पता कर लेते हैं कि सम संख्या यानी कि इवन नंबर कौन कौन से होते हैं। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, 2 से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। 2 से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं जो होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। 2 से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं होती है। जैसे हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक, 2, 4, 6, 8 ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे, तो ये सभी सम संख्याएं हैं। लेकिन जब कोई बड़ी संख्या दे दे, जैसे ये हमको दे दिया, कि अब इसमें कैसे छाटे, क्या हम सभी संख्याओं में 2 से भाग करते हुए घूमेंगे तब पता चलेगा ये सम संख्या है या नहीं है? नहीं, हमारे जो सम संख्या हमें ये शुरू के जो नंबर है पता चल गए ये वाले, और ये वाले जो शुरू के पता चल गए ये 2 से कट रहे हैं। डेफिनेशन हम समझ गए, सम संख्याएं हम समझ गए, 1 से 10 तक की सम संख्याएं हमें पता है, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। 1 से 10 तक की सम संख्या अगर हमें पता है कौन कौन सी होती हैं, 1 से 10 तक जितनी भी 2 से कटने वाली संख्याएं होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं, हमें पता चल गई। तो अब चाहे जितनी भी बड़ी संख्या दे देंगे, हम केवल इतना देखेंगे कि उसका इकाई का अंक अगर वो सम संख्या है, इकाई का अंक सम संख्या है, यानी कि 2, 4, 6, 8 है और साथ में 0 भी, 2, 4, 6, 8 और 0। अगर किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के का इकाई का अंक अगर 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वो पूरी संख्या जो है 2 से विभाजित होगी, यानी कि वो पूरी संख्या सम संख्या होगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में हम भाग देने की जरूरत नहीं है, बस हम इतना ही देखेंगे कि किसका इकाई का अंक सम संख्या है, यानी कि 2, 4, 6, 8 है। तो हमने देखा पहली संख्या में इकाई का अंक 2 है, यानी कि ये भी सम संख्या है। ठीक है, ये भी सम संख्या है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें हमसे पूछा सम संख्या नहीं है, तो ये सम संख्या है, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके लास्ट में इकाई का अंक 8 है जो कि सम संख्या है, तो इसका मतलब पूरी सम संख्या होगी, ये भी ऑप्शन गलत। इसके लास्ट में 0 है, तो इसकी जब जिसके लास्ट में 0 होता है वो भी सम संख्या होती है, क्योंकि वो भी पूरी 2 से विभाजित होगी, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर 5 है, इसका इकाई का अंक 5 है जो कि 5 सम संख्या नहीं है, यानी 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है यहाँ पर।
5 है, तो इसका मतलब है ये वाली संख्या जो होगी वो 2 से पूरी नहीं कटेगी, और जब 2 से पूरी नहीं कटेगी तो ये कौन सी कैसी हो जाएगी, ये विषम संख्या हो जाएगी, यानी कि ये सम संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, अब आते हैं छठे सवाल पे। छठे में क्या दे रखा है, निम्न में कौन विषम यानी कि ऑड संख्या नहीं है। अब हमसे ऑड पूछ लिया कि ऑड नहीं है, तो ऑड वही नहीं होगी। देखिए कि जितने भी नंबर होते हैं 2 ही टाइप के होते हैं हमारे पास, या तो सम होंगे, आधे सम होते हैं, आधे विषम होते हैं, आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं। तो हमने देखा कि इसके अंत में 2 4 6 8 0 नहीं है, तो ये भी विषम संख्या है। इसके अंत में 2 4 6 8 0 नहीं है, ये भी विषम संख्या है। इसके अंत में 2 4 6 8 0 नहीं है, ये भी विषम संख्या है। 2 4 6 8 0 में से 0 इसके अंत में है, यानी इकाई का अंक इसका है, तो इसका मतलब है ये वाली जो है सम संख्या है। तो निम्न में कौन विषम संख्या नहीं है, तो ये वाली जो है विषम संख्या नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या पता चल गई, 2 से कटने वाली सम संख्या, 2 से ना कटने वाली विषम संख्या। लेकिन जब कोई बड़ी संख्या दे देंगे छांटने के लिए तो भाग नहीं देंगे, बस ये देखेंगे कि उसके इकाई के अंक में 2 4 6 8 और 0, इन 5 अंक में से अगर कोई सा भी अंक उसके कितनी भी बड़ी संख्या के इकाई के स्थान पर होगा तो वो सम संख्या होगी, और इसके अलावा फिर कोई दूसरा नंबर होगा तो इसका मतलब तब वो विषम संख्या होगी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 7 और 8। ठीक है, 7वां सवाल क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी कि वो संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं वो भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। जैसे अगर हम इसको 2 को चेक करें, जैसे 2 को चेक करें तो 2 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, यानी कि 2 कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। तो 2 जो है एक तो 1 से विभाजित हो जाएगा और एक स्वयं 2 से विभाजित होगा। ठीक है, यानी कि केवल 2 ही नंबर से विभाजित होगा। जबकि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या वो उसे कहते हैं जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, या जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये तो केवल 2 ही संख्याओं से विभाजित हो रहा है, या इसके केवल 2 ही गुणनखंड है। अब ले लेते हैं 4। ठीक है, तो 4 को जब हम लेते हैं तो 4 हमारा 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा और स्वयं 4 से भी विभाजित हो जाएगा। यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाएगा 4। इसलिए 4 जो है हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, यानी कि कंपोजिट नंबर हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी। तो देखिए 6 तो 4 से बड़ा है, 6 तो 4 से बड़ा है और 8 भी 4 से बड़ा है, और 2 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। यानी कि जितने भी नंबर होते हैं उनमें सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं 8वें पे। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी हमसे प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या जो नंबर केवल अपने से और 1 से ही विभाजित होते हैं, यानी कि केवल 2 संख्याओं से विभाजित होते हैं, एक तो स्वयं से या फिर 1 से। तो ऐसे नंबर जो है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 को देख लेते हैं। पहला 1, देखिए 1 जो है ना तो भाज्य है, 1 कितने से विभाजित होगा, अभाज्य संख्या होने के लिए भी कम से कम 2 नंबरों से विभाजित होना चाहिए, लेकिन 1 जो है वो केवल स्वयं से विभाजित हो रहा है, इसके अलावा वो किसी से विभाजित नहीं होता। इसलिए 1 जो है ना तो भाज्य है, ना भाज्य है और ना अभाज्य है।
यानी कि नंबर 1 जो है, संख्या 1 जो है ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। क्यों? क्योंकि वो केवल अपने से ही विभाजित होता है। अभाज्य के लिए जरूरी है कम से कम 2 नंबर से विभाजित होना चाहिए, और भाज्य के लिए जरूरी है 2 से अधिक नंबरों से विभाजित होने वाली संख्या भाज्य होती है। तो और 1 जो है वो ना तो 2 संख्याओं से विभाजित हो रहा है, ना 2 से अधिक से, केवल स्वयं से ही विभाजित हो पाता है। इसलिए 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखिए 2 आ जाता है। अब 2 जो है केवल 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। इसी प्रकार 3 जो है वो 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। इसी प्रकार 5 जो है 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। तो इसका मतलब ये तीनों अभाज्य संख्याएं तो हैं। 2, 3, 5 जो है तीनों अभाज्य संख्याएं तो हैं, लेकिन हमसे पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि 2 होगी, क्योंकि 3 2 से बड़ा है, 5 भी 2 से बड़ा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 9 और 10। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 में क्या पूछा है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी कि प्राइम नंबर कितने होंगे 1 से 100 तक। ठीक है, तो 1 से 100 तक जो होते हैं वो 25 प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि 25। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 1 जो 15 होते हैं ये होते हैं 1 से 50 तक। 1 से 50 तक की गिनती में 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 51 से 100 तक की गिनती में जो है वो 10 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन 1 से 100 तक की गिनती में टोटल कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 50 तक 15 हो गए और 51 से 100 तक 10 होते हैं। 15 10 25, यानी कि 1 से 100 तक जो है 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी है? ये हमसे अभाज्य पूछी थी, ये हमसे भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर पूछा है कि 1 से 100 तक कितने कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, यानी कि भाज्य संख्या होंगी। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है निकालना। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, ये सोचते हैं कि जैसे 1 से 100 तक, जिनको याद है कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं तो 75 भाज्य संख्या होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि 1 से 100 तक 25 तो अभाज्य हो गई, बची हमारे पास कितनी? 75। तो पूरी 75 की 75 अभाज्य संख्या नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि 75 में 1 भी शामिल होता है, और एक संख्या जो होती है वो ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। इसलिए 75 में से 1 माइनस कर दो, 4 74, यानी कि भाज्य संख्याएं केवल 74 होंगी। ठीक है, तो वो ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, एग्जाम में गलती नहीं करेंगे कि 1 से 100 तक भाज्य संख्या पूछी है तो हमने सोच लिया 1 से 100 तक 25 संख्याएं तो अभाज्य हो गई तो 75 भाज्य होंगी। नहीं, 75 में 1 से 100 तक में 1 जो शामिल होता है, 1 को हम गिनती नहीं करेंगे क्योंकि वो ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। तो 75 में से 1 घटा देंगे 74, यानी कि 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं 11वां और 12वां सवाल। ठीक है, तो देखिए 11वें सवाल में क्या दे रखा है? 11वें सवाल में दे रखा है कि निम्न में कौन सा युग्म, निम्न में ये युग्म हमको दे रखे हैं, 2-2 संख्याओं के पेयर दे रखे हैं हमको, तो इनमें से कौन सा युग्म जो है सहअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर है, यानी कि सहअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर है। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन से को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए सहअभाज्य संख्या वो होती है, मान लो 2 संख्या है, 2 और 7 ये दोनों संख्या हैं, तो इसके भी हम फैक्टर निकालें, इसके भी गुणनखंड निकालें कितने हैं, और 7 के भी गुणनखंड निकालें। अब उनमें कोई भी गुणनखंड जो है कॉमन नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए एक के अलावा। एक तो सभी में उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा, लेकिन इन दोनों संख्याओं के जब हम गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, निकालेंगे, तो वो कोई भी एक के अतिरिक्त कोई भी जो फैक्टर है वो जो है कॉमन नहीं होगा, तभी वो दो संख्याएं आपस में को प्राइम नंबर होंगी।
ठीक है। अब देखिए जैसे 2 के फैक्टर कौन कौन से हुए, 2 के फैक्टर एक हो गया और एक 2 हो गया, यानी कि 1 से विभाजित हो जाएगा और 2 से विभाजित हो जाएगा, तो इसके फैक्टर ये हो गए 2 के। और इसी प्रकार 7 पे 7 का एक फैक्टर हो गया और 7 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में एक फैक्टर तो कॉमन है एक, लेकिन एक के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए। तो हमने देखा है यहाँ पर एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं है दोनों में, इसलिए ये जो है को प्राइम नंबर है। हमसे पूछा है कि निम्न में कौन सा युग्म को प्राइम नंबर नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो हमसे ये पूछा है कि इन सभी युग्मों में कौन सा युग्म जो है को प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो देखिए अभी 3, 5 को भी चेक करके मैं बता देता हूँ। 3 के फैक्टर एक होगा, एक 3 होगा, 5 का एक होगा, एक 5 होगा, लेकिन इसमें भी जो है कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि कॉमन गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये भी जो ये भी को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम नंबर है। अब 7 और 10 को देख लेते हैं। देखिए 7 और 10 को देखेंगे तो 7 का 1 और 7 हो गए फैक्टर, और 10 के कितने हो गए 1, 2 और 5। तो इनमें भी हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिला, यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं मिला, इसलिए ये भी जो है कैसा है, ये भी को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 12, 39 को। 12 के फैक्टर कितने होंगे, 1 से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 112 भी हो गया और 4 हो गया, ठीक है। 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी और 4 से भी, ठीक है। अब देख लेते हैं हम किसके, अब 39 के देख लेते हैं। 39 के कितने होंगे, 1, उसके बाद 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, 1, 3, 4 से नहीं जाएगा और 13 से, ठीक है। 1, 3, 13। तो हमने देखा यहाँ पर जो 39 के जो फैक्टर हैं उसमें जो 3 है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि 3 जो फैक्टर है उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में 3 आ रहा है, इसलिए ये जो है को प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका मतलब यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही को प्राइम संख्या नहीं होगी, 12, 39 आपस में को प्राइम संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है। तो कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या नहीं है, 12 और 39 जो है को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनके फैक्टर में कैसे पहचानेंगे, इनके फैक्टर निकाल लेंगे। अगर उनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं है तो समझ लो, अगर उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं है तब तो वो को प्राइम नंबर है। अगर दोनों के फैक्टरों में कोई फैक्टर उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक। अब चलते हैं 12वें सवाल पे। 12वां सवाल क्या है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर नहीं है। हमसे क्या पूछा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर नहीं है। तो देखिए परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम P/Q रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं जो है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होती है, ठीक है। देखिए दिए गए नंबर जो है, दिए गए नंबरों में 22, पहला ऑप्शन क्या है 22/7, तो 22/7 जो है किस रूप में है, P/Q रूप में है, इसलिए ये जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। हमसे पूछा है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो ये तो है 22/7 परिमेय संख्या है। अब ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं सीवा। इसमें देखिए 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर 2.35 फिर 35 फिर 35। तो देखिए ऐसी संख्या जिसमें पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, भले वो अनंत तक जा रहा है, भले वो अनंत तक जा रहा है, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसे हम P/Q रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे P/Q रूप में, देखिए जैसे कोई ये संख्या है 1.333 तो हमने ये देखा संख्या को कि ये पॉइंट अनंत तक जा रही है, ये अनंत तक मान लो, तो पॉइंट के बाद एक नंबर 3 रिपीट हो रहा है अनंत तक, तो क्या हम इसे P/Q रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, इस संख्या को हम लिख सकते हैं पॉइंट, ये 3 बार बार आ रहा है, इसका शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.3 बार,
ठीक है। और जब 0.3 बार को हम p/q रूप में लिखेंगे तो इसका बार का निशान जितने पे होता है उतने हर में 9 ले लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। इस बार के चिन्ह को हटा के 3/9, एक ही नंबर पे बार है तो बटे में 9 ले लेंगे। अब ये इसकी पूरे 0.3 बार की वैल्यू कितनी आ गई, 3/9। 3 का 3, 3 3 कट जाएगा, यानी कि 1/3, यानी कि p/q रूप में इसको लिख लिया है। तो इसी प्रकार जो भी नंबर पॉइंट के बाद अगर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं 35 35 35, ठीक है, तो इसका मतलब है जब भी नंबर रिपीट हो रहा होगा, भले वो अनंत तक जा रहा होगा, लेकिन वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई नंबर ऐसा है जो रिपीट तो हो रहा है लेकिन ऊबड़ खाबड़ चल रहा है, 3.3 4 6 0 7, यानी कि कोई निश्चित नहीं है, कभी कोई सा नंबर आ जा रहा है, कभी कोई सा नंबर आ जा रहा है, तो वो जो है परिमेय संख्या नहीं होगा, वो अपरिमेय होगा। लेकिन रिपीट होने, पॉइंट के बाद रिपीट होने वाले अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं या एक नंबर रिपीट हो रहा हो तो वो और लगातार अनंत तक जा रहे हैं, तो वो परिमेय संख्या होंगे, क्योंकि उन्हें p/q रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। अब बचे डी। देखिए, जिस संख्या का, जो संख्या पूर्ण वर्ग होती है, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है, वो भी परिमेय संख्या होगी। जैसे 49 है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल कितना आ गया, 7 आ गया, और 7/1 लिख लेंगे तो p/q रूप हो गया। तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। तो केवल ऑप्शन डी जो है ये सही होगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो पाई जो है ये तीनों परिमेय संख्या है। पहले ये ए सी डी तीनों परिमेय संख्या है, केवल पाई जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 13 और 14वां सवाल। ठीक है, 13वां सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में कौन संपूर्ण संख्या, यानी कि संपूर्ण संख्या का मतलब परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो यह है कि सभी नंबर, जितने भी नंबर होते हैं वो परफेक्ट नंबर नहीं होते हैं। बहुत ही कम नंबर जो होते हैं, कुछ ही नंबर जो है परफेक्ट नंबर होते हैं, यानी कि संपूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, हम पहचानेंगे कैसे कौन से नंबर परफेक्ट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो देखिए, ऐसे नंबर यानी कि ऐसी संख्याएं जो उनको छोड़कर जितने भी उनके फैक्टर हैं उनका योग उसी संख्या के बराबर आ जाता है, तो वो सभी नंबर जो है वो परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या होते हैं। जैसे अगर हम मान लें जैसे 6 है, तो जो 6, अगर हम 6 के फैक्टर कर लें तो कौन कौन से 6 के फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, यानी कि कौन कौन से नंबर जो है वो 6 को विभाजित कर देंगे। ठीक है, तो 1 भी विभाजित करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा। उसके बाद अब देखिए, उस नंबर को नहीं लेंगे। मैंने क्या डेफिनेशन में बताया कि कोई भी संख्या उसको छोड़कर जितने भी उसके फैक्टर होते हैं उनका योग उसी संख्या के बराबर आता है, तो वो जो होता है परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो अब इसका योग कर लो इनके फैक्टरों का। अगर जब योग करेंगे तो 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6 ही आ गया, यानी कि इनके फैक्टर का, 6 के फैक्टर का योग 6 के बराबर ही, संख्या के बराबर ही अगर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 जो है परफेक्ट नंबर है, यानी कि संपूर्ण संख्या है। ठीक, तो ये तो संपूर्ण संख्या हो गया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। हमसे पूछा है कौन संपूर्ण संख्या नहीं है, तो ये तो है। अब 28 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, 28 के फैक्टर 1 हो गया, 2 7 हो गया और 4 हो गया, 1 14 भी हो गया। ठीक है, 14 और बस इतना ही हो गया, 14 4 18, 2 20। अब इनका टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए, 2 और 1 3, 2 और 1 3 7 10 4 14, 14 14 28, यानी कि इनका टोटल अगर कर लेते हैं, 28 के फैक्टरों का टोटल अगर कर लेते हैं तो 28 की उसी संख्या यानी 28 के बराबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि 28 भी जो है परफेक्ट नंबर है। ठीक है, 28 भी परफेक्ट नंबर है। ठीक है, अब देखिए, इसी प्रकार से 298 हो गया। ठीक है, अब देखिए बड़ी संख्या है। अब मैं थोड़ा सा, मैंने ये केवल डेफिनेशन समझाई थी बस, बाकी मैं ऐसे ही डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, क्या
कि जो 298 है, 298 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा, चाहे आप इसके फैक्टर करके देख लेंगे। वैसे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 6, 28 और 496 ये तीनों नंबर ही परफेक्ट नंबर है। 6 भी परफेक्ट नंबर है, 28 भी परफेक्ट नंबर है और 496 भी परफेक्ट नंबर है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद फिर 496, सीधे 496 है। तो इस बात को आप नोट कर लें और इस बात को याद रखेंगे। अक्सर परीक्षा में पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या है, तो वो 6 है। ठीक है, और कभी कभी बीच में से भी पूछ लेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि ये 6 है, 6 के बाद 28 संपूर्ण संख्या, 28 के बाद सीधा फिर 496 है। ठीक है, तो ये 3 संख्याएं शुरू की याद रखेंगे कि ये 3 संख्याएं जो है संपूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, बस मेन चीज याद रखनी है कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6 होती है, बाकी 28 और 28 के बाद फिर 496 संपूर्ण संख्या है, और उसके बाद भी होंगी। शुरू की 3 याद रखो, प्रथम जो 3 संपूर्ण संख्या हैं वो 6, 28 और 496 है। ठीक, तो कभी क्वेश्चन जैसे पूछ लिया तो हमको अगर ये तीनों याद है तो हमको देखेंगे कि 6 भी संपूर्ण संख्या, 28 भी, 496 भी, तो हमें कोई भी हल करने की जरूरत नहीं है, सीधे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि 298 संपूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, और अगर सबसे छोटी पूछेगा कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो वो सबसे छोटी हमारी 6 होगी। ठीक, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, निम्न में कौन शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेट डेसिमल नहीं है। शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेट डेसिमल नहीं है, शांत दशमलव संख्या यानी कि टर्मिनेट डेसिमल नंबर नहीं है। तो देखिए, शांत दशमलव संख्या कौन सी होती है? शांत दशमलव संख्या वो होती है जो पॉइंट के बाद एक स्थिर स्थान पर ठहर जाती है। किसी संख्या को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो एक पॉइंट के बाद दूसरे स्थान पे या तीसरे स्थान पे या चौथे स्थान पे भाग जाने के बाद वो खत्म हो जाता है, रुक जाता है, वहीं ठहर जाता है, तो यानी कि शांत हो जाता है, वहाँ पे वो नंबर शांत हो जाता है, फिर उसके बाद डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइप के नंबरों को हम शांत दशमलव संख्या कहेंगे। जैसे ये पहला वाला नंबर है 1.732, ये भी आगे नहीं जा रहा है, यहीं पर ठहर गया, तो ये भी शांत है, तो ये भी ऑप्शन नहीं, हमसे पूछा गया शांत दशमलव संख्या नहीं है, तो ये तो शांत दशमलव है, तो ये ऑप्शन गलत, तो ये आंसर नहीं, इसके हिसाब से ये गलत हो गया क्योंकि ये शांत दशमलव है। ये भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यहीं पे रुक गया, तो ये भी शांत दशमलव संख्या है। ये भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी शांत दशमलव संख्या है। लेकिन ये हमने देखा कि पॉइंट के बाद जो है जो संख्या आगे डैश लगा हुआ है, यानी कि आगे ये अनंत तक संख्या जा रही है, कहीं पर ठहर नहीं रही है, तो इसका मतलब ये हुआ ये शांत दशमलव संख्या नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो शांत, तो ये इस टाइप के नंबर क्या कहलाते हैं? अशांत। इस टाइप के नंबर जो कहलाते हैं अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो अशांत, इस टाइप की संख्या अशांत दशमलव कहलाती है, और जो पॉइंट के बाद भाग देने पर ठहर जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वो उस टाइप के नंबर जो है वो शांत दशमलव नंबर यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं 15वां और 16वां सवाल। ठीक है, 15वां और 16वां इस वीडियो के अंतिम सवाल, यानी कि इस प्रैक्टिस सेट के अंतिम सवाल। ठीक, तो निम्न में कौन शांत भिन्न है? अब हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, भिन्न दे देते हैं और हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी शांत भिन्न है और कौन सी अशांत भिन्न है। जैसे शांत दशमलव संख्या वो थी और अशांत दशमलव संख्या थी, इसी प्रकार शांत और अशांत भिन्न भी होती है। ठीक है, लेकिन अब इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसके 2 तरीके हैं। पहला है कि अगर हम 12 से डिवाइड कर दें, 12 से नीचे इसके हर से डिवाइड कर दें, हर से अंश में डिवाइड कर दें, तो वो वही अगर इसका जो मान आता है पॉइंट में और वो शांत लगातार चला जाता है, ठहरता नहीं है, यानी कि अशांत दशमलव संख्या आती है इसको डिवाइड करने पर, तो वो अशांत भिन्न होगी। अगर वहीं पर ठहर जाता है पॉइंट के बाद 2-3 स्थानों पर जाके ठहर जाता है, तो वो इसको डिवाइड करने पर अगर शांत दशमलव संख्या प्राप्त होती है तो वो शांत भिन्न होगी, डिवाइड करने पर अशांत दशमलव संख्या प्राप्त होती है तो वो भिन्न अशांत होगी। लेकिन
अब परीक्षा में ऐसे सबको डिवाइड करते रहेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट मेथड क्या है इसको पहचानने का, कि देखिए इसके हर को, ये हर हमारा डिसाइड करेगा, ये जो हर होता है हर हमारा डिसाइड करेगा कि ये शांत भिन्न है, ये अशांत भिन्न है। कैसे? जैसे इसके हर में 12 है तो 12 के हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। क्या? 2 तिया 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। इसके बाद 14 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 सत्ते 14। इसके बाद 96। अब देखिए एक बात और ध्यान रखेंगे, जब भी शांत या शांत भिन्न छाटेंगे, अगर वो भिन्न आपस में थोड़ी सी सरल हो रही होगी तो पहले सरल कर लेंगे। अगर डायरेक्ट हमने उसके फैक्टर निकाल लिए तो आंसर गलत भी हो सकता है। तो जैसे 96/60 है, इसको थोड़ा सा हम सरल करें, सरल हो सकती है, कट सकती है, तो सबसे पहले काटेंगे। कैसे? इसको काट लेते हैं, 6 16 96, 6 धाम 60, और भी कट जाएगी, 2 8 16, 2 पंजे 10, ठीक है। तो कितनी आ गई है? 8/5। तो इसके इसका हर कितना प्राप्त हुआ? 5। तो 5 के फैक्टर कर लेंगे, कितना? 1 गुणा 5, ठीक। अब 12/45 ये भी कट सकती है, 3 चौक 12, 3 15 45, तो ये हो गई हमारी 4/15। तो यहाँ पर 15 के फैक्टर भी कर लेंगे, 3 पंजे 15, ठीक है। तो अब हम इन फैक्टरों की मदद से ही हम छाटेंगे कि पता करेंगे कि कौन सी भिन्न शांत है, कौन सी अशांत है। देखिए जिस फैक्टर में, अगर हरों के फैक्टर में, हरों के गुणनखंड में, यानी कि फैक्टर में केवल 2 और 5 आता है, यानी कि इस तरीके से जब हम गुणनखंड करेंगे और हरों के, किसके? हरों का ही तो गुणनखंड किया, तो हरों के गुणनखंड में केवल 2 और 5 आता है, तब तो वो भिन्न जो होगी वो शांत भिन्न होगी। अगर इन 2 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या अगर आ रही है इनके फैक्टर में, तो वो भिन्न शांत भिन्न नहीं होगी, वो भिन्न अशांत भिन्न होगी, ठीक है। अब जैसे पहला वाला देख लें कि इसके फैक्टर में हमने देखा 2 तो है, लेकिन नहीं, अब 2 5 जरूरी नहीं है कि 2 5 दोनों आ जाएं, या तो केवल 2 आ जाए, या केवल 5 हो, या 2 5 दोनों साथ साथ आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल 2 है तब भी वो दो, लेकिन 2 के अलावा, 2 और 5 के अलावा दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। केवल 2 है तब भी वो शांत भिन्न है, केवल 5 है तब भी शांत भिन्न है, 2 और 5 दोनों साथ साथ हैं तब भी शांत भिन्न है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या उनके साथ है तो वो शांत भिन्न नहीं होगी, वो अशांत भिन्न होगी। जैसे इसमें हमने देखा कि यहाँ पर भले 5 नहीं है, लेकिन 2 के साथ 2 और 5 के अलावा 3 भी है इसके फैक्टर में, तो ये शांत भिन्न नहीं होगी, ये अशांत भिन्न होगी। कैसी भिन्न होगी? अशांत भिन्न होगी, ठीक है। इसी प्रकार 14 में देखिए 2 के साथ 7 है, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या है 7 है, तो ये भी अशांत भिन्न होगी, ठीक है। अब इस पे आ जाइए 8/5। यहाँ पर देखिए 8/5 में 5 के जो फैक्टर, इसके हर 5 के फैक्टर किए, तो इसमें भले 2 नहीं है लेकिन 5 है, लेकिन 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है, इसलिए ये जो है ये शांत भिन्न होगी। तो ये वाली भिन्न कौन सी होगी? ये वाली भिन्न जो होगी हमारी शांत भिन्न होगी, ठीक है। तो हमसे यही तो पूछा शांत भिन्न कौन सी है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं 15 वाले को। इसमें देखिए 15 के फैक्टर में 3 पंजे 15, यानी कि 5 तो है, लेकिन साथ में 2 5 के अलावा तीसरी भी संख्या है, इसलिए ये भी अशांत भिन्न होगी, ठीक है। तो अब पता चल गया कि कोई भी भिन्न को, किसी भी भिन्न को शांत या अशांत कैसे छाटेंगे। कुछ नहीं करना है, उसके हरों के फैक्टर कर लेंगे, और हरों के फैक्टर में अगर 2 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या होगी तो वह शांत भिन्न, केवल 2 5 होंगे तो वो शांत भिन्न होगी, ठीक। अब चलते हैं 16वें सवाल पर। 16वें सवाल में क्या पूछा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 200 कोई भी संख्या हो, उस पर अगर पावर 0 लगा देंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा? उसका मान सीधे सीधे 1 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो
इस तरीके से गणित एसएससी जीडी एग्जाम 2022 के मद्देनज़र ये मैंने आप लोगों को पहला सेट दिया है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जिसमें मैंने सभी बिंदुओं पर, कुछ ऐसे बिंदुओं पर जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको पूरा जो है प्रैक्टिस सेट को करते हुए समझाते हुए बताया है। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दी है, जिससे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, या इसी तरीके के और भी क्वेश्चन आ जाए तो उनको आसानी से हल कर सको। ठीक है, तो मैं सारे प्रैक्टिस सेट जितने भी आप लोगों को दूंगा एक तरीके से इसी तरीके से दूंगा, जिससे आपका प्रैक्टिस सेट के साथ साथ कोर्स भी कवर होता हुआ चले। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।